माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। आपके सामने वाणिज्य के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं जो आगामी अकाउंट क्लर्क के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न है, अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसको अनुमान की एक सारवान मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है को जाना जाता है। आयोजन दायित्व, संयोगिक दायित्व या स्थगित दायित्व। देखिए जिसकी लायबिलिटी आपकी क्या है, प्रेजेंट लायबिलिटी सर्टेन है लेकिन अमाउंट अनसर्टेन होती है, उसको हम भविष्य के लिए रखते हैं तो क्या होता है, वो प्रोविजन होता है। जैसे आपने प्रोविजन फॉर डेट किया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किया है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स किया है, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स किया है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे भावी दायित्व बन जाते हैं, उसके लिए हमें अभी से प्रावधान करना होगा। कहते हैं ना कि हानियों का प्रावधान करो, प्रॉफिट की चिंता मत करो। इस प्रकार से जो है हमें इसका उत्तर हो जाएगा कि राशि इसकी क्या है, निश्चित नहीं होती, राशि कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका जो दायित्व है ये वर्तमान दायित्व निश्चित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोविजन। अगला प्रश्न है, एक बैंक समाधान विवरण होता है रोकड़ वही का एक भाग, बैंक खाते का एक भाग, वित्तीय विवरणों का एक भाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैंक समाधान विवरण में हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कैश बुक में मिलान करते हैं, तो इसलिए ना तो ये कैश बुक का भाग है, ना बैंक की पार्ट का भाग है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। यह है एक प्रकार से एक मिलान करना पासबुक का कैश बुक के बैलेंस से। अगला प्रश्न है, एक बैंक समाधान विवरण पत्र किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? पासबुक तथा रोकड़ बही का बैंक खाना, पासबुक तथा रोकड़ बही का रोकड़ खाना, या रोकड़ बही का रोकड़ खाना तथा रोकड़ बही का बैंक खाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पासबुक का रोकड़ बही का बैंक खाना, यानी पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से बैंक रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर किया जाता है। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है। देखिए अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपए है और विक्रय कितना है, 15 लाख रुपए। सकल लाभ लागत का 25% है और कुल क्रय कितना है, 18 लाख, जबकि अंतिम स्टॉक कितना है आपको निकालना है। अब देखिए जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए सेल्स कितनी है आपकी, 15 लाख, तो क्रेडिट हो जाएगी, इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्रेडिट करना है लेकिन उसको हमें पता ही नहीं कितना निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक देख दीजिए कितना है, 3 लाख आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपका इसमें हमें लेना है परचेज, वो है 18 लाख। अब हमें क्या चाहिए, जीपी चाहिए। जीपी कॉस्ट का 25% है, तो जब कॉस्ट का 25% होता है तो सेल्स का कितना होगा, 20%। अब 15 लाख का 20% जीपी निकल जाएगा, 3 लाख। अब जब हम इसको डेबिट में टोटल करेंगे तो 18 3 3 24 लाख। अब 24 लाख में से अगर हम इनकम सेल्स घटा दें तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 9 लाख। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 लाख क्लोजिंग स्टॉक। अगला प्रश्न है, कौन सी अशुद्धि तलपट द्वारा प्रकट होगी? क्षतिपूर्वक अशुद्धियां, लेखन की अशुद्धियां, भूल की अशुद्धियां या सैद्धांतिक अशुद्धियां। अब देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें इसका आंसर होगा एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल इसके द्वारा प्रकट नहीं होती। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कोई एरर हमने छोड़ी दी, हमने उसको किया ही नहीं। मान लीजिए हमने मशीन बेची और मशीन बेचने पर ना हमने जो है उस कैश अकाउंट दिखाया ना मशीन दिखाया, तो ट्रायल बैलेंस को कैश नहीं कर पाएगा और ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा तो प्रकट ही नहीं कर पाएगा उसको। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन में क्या है कि एरर ओमिशन हो गया, उसके बाद कंपनसेटिंग की एरर क्या हो गई, कंपनसेटिंग एरर ऐसे हो गई कि मान लीजिए राम को हमने 500 की जगह 5000 एंट्री दिखा दी और श्याम को 5000 की जगह 500 एंट्री दिखा दी, तो बिल्कुल मैच हो जाएगा क्योंकि अमाउंट तो डिफरेंस उतना आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये भी सही हो जाएगा। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा एरर ऑफ कमीशन, जो कि रिवील होता है ट्रायल बैलेंस के द्वारा। जैसे मान लीजिए परचेज है, परचेज का आपने टोटलिंग 10,000 है और फॉरवर्ड कर दिया 1 लाख, तो इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा इस चीज़ को कि भाई ये तो 90,000 कहाँ से है, तो एरर ऑफ कमीशन पकड़ लेगा, रिवील कर देगा। अगला प्रश्न है, पुराने फर्नीचर के क्रय पर उनकी मरम्मत पर लगे 1,000 रुपये को डेबिट किया जाना चाहिए। फर्नीचर खाते में, मरम्मत खाते में, रोकड़ खाते में या लाभ एवं हानि खाते में। अब देखिए जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर कॉस्ट भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसकी रिपेयर कॉस्ट भी जो है उसी में जुड़ जाएगी। अब फर्नीचर आपने मान लीजिए कितने का भी खरीदा पुराना, उसमें रिपेयर लगेगी तो फर्नीचर में ही अकाउंट में जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसकी रिपेयरिंग चार्जेस, सेटिंग चार्जेस उसमें इंक्लूड होती हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्नीचर खाते में। अगला प्रश्न है, सही कथन बताओ। तलपट एक खाता है, तलपट व्यक्तिगत वो वास्तविक खातों के शेषों की सूची है, तलपट खाता वही का सार नहीं है, तलपट खाता वही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। अब देखिए तलपट एक खाता है, ये तो बिल्कुल सही नहीं क्योंकि तलपट कोई अकाउंट है ही नहीं। तलपट व्यक्तिगत वास्तविक खातों की शेषों की सूची बिल्कुल नहीं है, ये तो बैलेंस बताता है लेजर से। और तलपट खाता
खाता वही का सार नहीं है, बिल्कुल सार है, उसी से तो लेजर से तो तलपट बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तलपट खाता वही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। चौथा उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ह्रास का प्रावधान प्रबंधक के विकल्प पर निर्भर करता है। ह्रास केवल तभी लगाया जाता है जब लाभ हो। लाभ ह्रास लाभों के प्रति एक प्रभार है। ह्रास लाभों का विनियोजन है। तो इसका सही उत्तर है ह्रास लाभों के प्रति एक प्रभार है। प्रभार का मतलब होता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उसको डिक्रीज करता है। हमारे नेट प्रॉफिट को, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं है ये, बल्कि हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करता है, इसलिए उससे हो जाता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय संयंत्र तथा उपकरण की अभिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता? स्थल रचना की लागत, संयंत्र तथा उपकरणों में प्रयोग में आने के बाद की अवधि की उपगत वितरण लागत, वितरण तथा हस्तांतरण प्रभार या स्थापन लागतें। तो इसका सही उत्तर है संयंत्र तथा उपकरणों के प्रयोग में आने के बाद की अवधि के उपगत वित्त लागतें, यानी फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्लूड आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट पुट टू यूज। क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन आपका एक्विजिशन कॉस्ट है, मान लीजिए कोई एसेट्स हम खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी हम लेंगे, उसके बाद उसकी डिलीवरी हैंडलिंग चार्ज उसमें प्लस होगा, उसकी सेटिंग चार्ज, उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस सब उसमें जुड़ेंगी, मगर उसके बाद उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। उसके बाद मान लो 1 साल बाद वो रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो फिर वो खर्चा पीएल में जाएगा, फिर वो कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा आपका। तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, एक ह्रासमान संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है? प्रौद्योगिकी परिवर्तन, उत्पादन विधि में सुधार, उत्पाद या सेवा के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन, या वैधानिक या अन्य प्रतिबंध। तो केवल उपरोक्त एक सही है, उपरोक्त 1 2 3 4 सही है सभी, या केवल 3 सही है, केवल उपरोक्त 4 सही है। तो देखिए इसमें सारे ही सही हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण भी आपका वो हो जाती है आउट ऑफ मशीन, जिसमें डैप लगा है। उत्पादन विधि में सुधार से भी हो सकता है, और उत्पाद या सेवा के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन से भी हो सकता है, और वैधानिक या अन्य प्रतिबंध से भी हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड, ऑल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगला प्रश्न है, व्यापारिक संस्था में प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में सही वाक्य बताओ। इसका बनाना अनिवार्य नहीं है, यह एक नाममात्र का खाता है, लाभ हानि की जानकारी हेतु इसका बनाना आवश्यक होता है, या इसका शेष, बचत अथवा कमी को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है इसका बनाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें देखो कितनी अच्छी बात बताएगी, व्यापारिक संस्था में, और व्यापारिक संस्था में तो प्राप्ति भुगतान खाता बनता ही नहीं है, तो इसलिए इसका बनाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये एनपीओ का अकाउंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ना कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, अब एक प्रश्न इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए देनदारों का प्रारंभिक शेष कितना 48,000, ओपनिंग कितना है डेटर्स 48,000 रुपीज़, और अंतिम शेष यानी क्लोजिंग कितना बैलेंस है 60,000, और देनदारों से पूरे साल में कितने पैसे मिले 1 लाख रुपए, जबकि प्रारंभिक डू वितरण जो ओपनिंग बैड डेप्ट है वो कितना प्रोविजन है 3,000 रुपये, और अंतिम डू वितरण प्रावधान कितना 5,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि उधार विक्रय बताओ जी। अब क्रेडिट सेल्स कैसे बताएंगे हम, देखिए डेटर्स अकाउंट में हम क्या करते हैं, ओपनिंग डेटर्स हम डेबिट में लेंगे 48,000, और क्लोजिंग डेटर्स लेंगे क्लोजिंग क्रेडिट साइड में 60,000। अब जितना हमें क्रेडिटर से मिला वो हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे, मगर जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1,60,000। अब उसमें से 48,000 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1,12,000। अब इसमें प्रश्न होता है कि इसमें डूबत ऋण क्यों दिया गया, जब आपको नेट अमाउंट दे दी गई है 60,000 रुपये क्लोजिंग, तो वो उसमें एडजस्ट हो चुका है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि डूबत ऋण आपका प्रावधान इसमें एडजस्ट नहीं होगा। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 1,12,000। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ओपनिंग 48,000 को हम 1,60,000 से माइनस कर देंगे, तो 1 लाख जो प्राप्त हुआ प्लस क्लोजिंग डेटर्स में से 48,000 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1,12,000। डूबत ऋण पहले से एडजस्ट हो चुका है। अगला प्रश्न है, यदि बेचे गए माल की लागत 26,000 रुपये है और ओपनिंग स्टॉक 2,400 रुपये है और सेल्स आपकी 30,000 है और सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट 4,000 है और अंतिम रहता 1,600 है, तो क्रय की राशि बताओ। अब देखिए मान लीजिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 2,400, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेल्स 30,000 वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इनकम है। इसके बाद आपका अंतिम रहता है 1,600, वो इसमें जुड़ जाएगा सेल्स में, ठीक है। अब हमें परचेज पूछा उसने और जीपी आपका डेबिट हो जाएगा 4,000। अब सीधी सी बात है, हम 30,000 में 1,600 जोड़ेंगे तो 31,600 हो जाएगा। इसमें अगर हम 6,400 जोड़ घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। तो कितना परचेज आ जाएगा हमारा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25,200 रुपये, क्योंकि 31,600 में से हम 6,400 घटाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा 25,200 परचेज। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्स तथा वाई
5:3 अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते साझेदार हैं। उन्होंने जेड को लाभ का 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया, यानी कि उनका अनुपात है 5/3, 5/8, 3/8। जेड को उन्होंने पार्टनर्स बनाया 3/10 भाग के लिए। जेड अपना हिस्सा 1/5 लेता है एक्स से। अब देखो कितना ले रहा है, यानी कि 1/5 सरेंडर कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, और 1/10 हिस्सा वाई दे रहा है, क्योंकि जब भी पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर कुछ हिस्सा सरेंडर करेंगे, देंगे उसको, सेक्रीफाइस करेंगे। अब वो कह रहा है कि नया अनुपात बताइए। अब देखिए जो 3/10 हिस्सा है, 3/10, इसमें से 1/5 वो कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है जेड को, और इसका 1/10 कौन दे रहा है, वाई दे रहा है जेड को। अब इसमें कहा गया कि नया अनुपात बताइए, तो सीधी सी बात है नया अनुपात हम निकालेंगे इसमें। अब देखिए नया अनुपात कैसे निकलेगा। अब देखिए एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 5/8, इसमें से माइनस कर दीजिए कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना दे रहा है 1/5, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, और इसी तरीके से 3/8 में से हम 1/10 घटाएंगे और इसका एलसीएम लेंगे। तो इस प्रकार से तीनों का आ जाएगा 17, 11, 12, तो सही रेशियो हो जाएगा न्यू 17, 11, 12। अगला प्रश्न है, सी को एक फर्म में लाभों का 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। सी ने पूंजी के रूप में 30,000 रुपये विधान दिया। अब जो नया पार्टनर आया उसने कितने दिए, 30,000 रुपये। ए और बी का रेशियो कितना, प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। लाभ का विभाजन करते हुए विद्यमान साझेदार हैं। यदि सी की पूंजी को आधार माने, यानी 1/4 के लिए वो कितने कैपिटल लाए, 30,000 रुपये, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 30,000 इंटू रेसिप्रोकल 1/4 का कितना हो जाएगा, 4/1, यानी 1,20,000 टोटल कैपिटल हो गई। अब 1,20,000 में से 30,000 तो सी की है, तो दोनों की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 90,000। अब 90,000 को हम किस रेशो में बांटेंगे, हम 90,000 रुपये को बांटेंगे 3:2 में, यानी 3/5 हो जाएगी किसकी, ए की। तो कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 18,000 से डिवाइड हो जाए, यह हो जाएगा 5, 18, 90, तो 18,000 दिया 54,000, तो एक की 54,000 हो जाएगी, और दूसरे की कितनी हो जाएगी, 18 दूनी 36,000। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 54,000 ए की और 36,000 बी की। तो बहुत अच्छा है तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए, समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं ऋणों पर ब्याज के लिए, वेतन के लिए, कमीशन के लिए, या पूंजी अनुपात में लाभ विभाजन के लिए। अब देखिए जब पार्टनरशिप डीडी एब्सेंट है, कुछ भी नहीं बताया गया है, तो सैलरी नहीं दी जाती है, कमीशन नहीं दिया जाता, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो नहीं दिया जाता, सिर्फ इंटरेस्ट और लोन प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 6% पर एनम आपको दिया जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऋणों पर ब्याज के लिए अधिकृत होते हैं। अगला प्रश्न है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर फर्म को सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त क्या होगा, पॉलिसी की राशि, समर्पण मूल्य, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लिए पॉलिसी की राशि एवं शेष साझेदारों के लिए समर्पण मूल्य की राशि, या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लिए समर्पण मूल्य की राशि तथा शेष साझेदारों के लिए पॉलिसी की राशि। अब देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर होगा सरेंडर वैल्यू, क्योंकि जब भी कोई ऐसी जीवन पेपर ज्वाइंट ली जाती है तो वहाँ पर उनका सरेंडर वैल्यू उनको मिलती है। अब सरेंडर वैल्यू क्या होती है, मैच्योरिटी पीरियड से पहले किसी की जो है अवकाश ग्रहण हो गया, तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले जो अमाउंट मिलती है इंश्योरेंस पॉलिसी उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू, यानी समर्पण मूल्य। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया समर्पण मूल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थिति में दावे की राशि ज्ञात कीजिए यदि औसत वाक्य लागू है। पॉलिसी की राशि आपकी कितनी है, 70,000 रुपये आपकी पॉलिसी की राशि, और आग लगने के टाइम पे आपके पास कितना कॉस्ट है रहती है कि 80,000 रुपये, और आग से बचाया गया रहते 21,600 है। तो वो कह रहा है कि दावे की राशि क्यों, कि कितना इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी या कितना क्लेम करेगा इंश्योर्ड पर्सन। अब देखिए इसका रूल है लॉस्ट इनटू इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट अपॉन कॉस्ट। अब देखिए लॉस क्या होगा, लॉस तो आपका होगा कि 80,000 का स्टॉक था और बचा सिर्फ 21,600, तो बाकी तो लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया देखो, इसमें घटा देते हैं, 004, 9 में से बन गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58,400 लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, 58,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 से, डिवाइड करेंगे 80 से, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 51,100 आ जाएगा। यानी कि जब भी हम औसत वाक्य के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो लॉस जितना लॉस हुआ उसमें पॉलिसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रहती है जो 80,000 का तो उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 51,100, यानी कि तीसरा आंसर। अगला प्रश्न है, किसका संबंध, निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है, शुद्ध लाभ की हानि, स्थिरव्ययों की हानि, बचाया गया रहतिया, या बिक्री में कमी। तो इसका सही उत्तर है बचाया गया रहतिया। अभी पिछले सवाल में यही तो था कि किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है, तो जो रहतिया आपका बच गया, जो स्टॉक आपका अनडैमेज रहा, तो वही आपका होगा परिणामी हानि के बीमा से संबंधित, उसका नहीं है। अगला प्रश्न है, एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है, वस्तुनिष्ठता, सारता, अवधि, या मिलान।
देखिए जब भी हम किसी चीज़ का एक्सपेंसेस अकाउंटिंग पीरियड बेस पे करते हैं तो उसका आंसर आता है मैचिंग से। तो हम उसका मैच कर लेते हैं जब भी वो अकर्स होता है। ठीक है, तो जिस तिथि पर ड्यू होगा, जिस जब भी हमारा खर्चे का निर्धारण होगा, वही सिद्धांत होगा कि वो कब ड्यू हुए, कब उसका अकर्स हुआ, कब उसकी इवेंट हुई। तो सही उत्तर है मैचिंग। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है? कर्मचारियों को 5,000 वेतन देने का भुगतान, श्रीमती उषा को 5,000 मासिक टंकक यानी टाइपिस्ट के रूप में नियुक्ति व्यक्तिगत कार्य के लिए दिया गया, व्यवसाय के बैंक खाते से बच्चे के विद्यालय का शुल्क 5,000 जमा कराया, या वर्ष के अंत में 5,000 का वेतन चुकाया। अब देखिए आपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया, ये तो आपका व्यवसायिक लेन देन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। व्यवसाय के बैंक खाते से बच्चे के विद्यालय का शुल्क जमा कराया, ये भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वर्ष के अंत में 5,000 का वेतन बकाया था, ये भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन श्रीमती उषा को 5,000 मासिक पर आपने टाइपिस्ट के रूप में व्यक्तिगत कार्य के लिए रखा है, तो ये आपका जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो गया? सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ मिसिस उषा एज टाइपिस्ट ऑन ए सैलरी ₹5,000 पर मंथ फॉर पर्सनल वर्क। अगला प्रश्न है, व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित है, यानी कि ये मान के चलते हैं हम कि भविष्य में हमारा एकदम से बिजनेस नहीं बिकेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। तो कौन सा है इसमें? एंटिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब देखिए इसमें जो एंटिटी कंसेप्ट है तो ये बताता है कि बिजनेस और उसका मालिक सेपरेट होते हैं। मालिक उसका भले कैपिटल लगाए लेकिन वो क्या होता है, उसका क्रेडिटर होता है, और वो जो है असली जो एंटिटी बनती है वो बिजनेस की बनती है। तो ये तो नहीं हो सकता। एक कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, रूढ़िवादिता। कंजर्वेटिज्म में ये होता है कि आपको अपनी हानि का पहले से प्रावधान करना है। तीसरा एक्यूरल कंसेप्ट ये होता है कि जितने भी आपके ड्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड हैं, आप उनको भी शामिल करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा फ्यूचर में लॉन्ग टाइम हमारा बिजनेस चलेगा, क्योंकि मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स चले जाते हैं, बिजनेस बना का बना रहता है। मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट बिजनेस कैरी ऑन फॉर एवर। अगला देखिए, समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान की जाती है, वह है अस्तित्व संकल्पना, लागत संकल्पना, महत्वपूर्णता संकल्पना, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि वो कह रहा है कि रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑन टाइम बेसिस इज डन। किस बेस पे किया जाता है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस? ये सीधी सी बात है, अभी पिछले उसमें आया था, इसका होता है मैचिंग। अब देखिए ना, तो इसमें एंटिटी कंसेप्ट है, हमने अभी समझा था। कॉस्ट कंसेप्ट पे हम अपनी वस्तुओं को उसको दिखाते हैं, गुड्स को, स्टॉक को। मैटेरियलिटी कंसेप्ट भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैटेरियलिटी। क्या हो जाएगा इसका? मैचिंग कंसेप्ट। अब देखिए मान लीजिए आपने सेल्स की, आपने 30 तारीख को सेल्स की, उसका पैसा आपको अगले साल मिला, तो ये नहीं कि आप अगले साल उसकी एंट्री करेंगे, आपको उसी साल करना पड़ेगा जब वो आपकी इवेंट हुई, जब वो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुआ। इसलिए इसको मैचिंग कंसेप्ट बोला जाता है, क्योंकि आप उसी साल इनकम दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो सेल्स भी आपको उसी साल दिखानी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, माल दान देते समय जिस खाते में जमा किया जाएगा वह है। अब देखिए हम माल दान देते हैं, मालिक लोग दान देते हैं, तो गुड से देंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या क्या ऑप्शन इसमें क्रय खाता, विक्रय खाता, रोकड़ खाता और दान खाता। अब सीधी सी बात है, जब हम माल दान में दे रहे हैं तो माल खाता इफेक्ट होगा। अब विक्रय तो माल खाता है नहीं, ये तो बिक्री खाता है। रोकड़ खाता, कैश तो हम दे नहीं रहे, और दान खाता तो डेबिट होना चाहिए, ना कि जमा। तो यहाँ पर जमा का है यानी क्रेडिट का है, तो क्रेडिट करेंगे हम परचेज को। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, और जो अकाउंट इफेक्ट है उसे क्रेडिट करेंगे परचेज को। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट क्रेडिट। अगला प्रश्न है, तलपट बनाने के बाद लेखाकार को डेबिट पक्ष का योग 1,500 रुपये से कम मिलता है। मान लो अकाउंट बनाया, तलपट बनाया, उसमें डेबिट साइड में 1,500 की एंट्री नहीं है, कम पड़ रहे पैसे, यानी कि जैसे टोटल आ गया आपका क्रेडिट का 31,500 और इधर आ रहा है सिर्फ 30,000, तो 1,500 का आ गया भी। तो इसको हम किससे एडजस्ट करते हैं? तो इसका रूल है कि हम उच्चंत खाता बनाते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। उच्चंत खाते के क्रेडिट में करेंगे, उच्चंत खाते के डेबिट में करेंगे, या किसी भी डेबिट खाते में समायोजित करेंगे, या किसी भी क्रेडिट खाते में। अब किसी भी डेबिट खाते को थोड़ी हम छेड़ सकते हैं ऐसे, ना किसी क्रेडिट खाते में। लेकिन अब सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, जब डेबिट बैलेंस में नहीं मिल रहा है तो डेबिट में ही 1,500 लिखेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1,500। तो हम डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उच्चंती खाते के डेबिट पक्ष में, यानी कि डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं। एक विज्ञापन कराया, वो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में ट्रांसफर है, तो किसे कहेंगे? खुदरा विज्ञापन, व्यापारिक विज्ञापन, उपभोक्ता विज्ञापन या प्रदर्शन विज्ञापन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको कहेंगे ट्रेड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि व्यापारिक है, एक व्यापार से दूसरे। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य आयोग स्टेट कमीशन कितने मूल्य तक की वस्तुओं या सेवाओं के मुआवजों की शिकायतों को स्वीकार कर सकता है? अब देखिए इसका रूल क्या है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में होता है आपका 20 लाख तक का मुआवजा, स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग में होता है 20 लाख से 1 करोड़ तक का,
और 1 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन। अब क्योंकि उसने स्टेट बोला है तो 20 लाख से 1 करोड़। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, 20 लाख से 1 करोड़, यानी कि तीसरा ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो सही उत्तर है 20 लाख से 1 करोड़ राज्य आयोग में मुआवजे की कीमत। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया हमेशा यह सुनिश्चित करेगी उच्च श्रम आवर्त में कमी, अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध कराना, बीमारी और अभाव की स्थिति में अधिशेष की व्यवस्था करना, या संगठन में नए रक्त को प्रोत्साहित करना। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा है कि आपने देखा कि आपने क्या करना है, तो इसका सबसे मेन है कि अनुकूलतम लागत पर कम से कम ऑप्टिमिस्ट कॉस्ट पे आपने बेस्ट यानी कि उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध कराना ही सबसे मेन है जब आप भर्ती करते हैं, यानी कि डिलीवरिंग हाईएस्ट कैलिबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ऑप्टिमिस्ट कॉस्ट। सबसे कम लागत पे आपने सबसे ज़्यादा कैलिबर जो ज़्यादा काम कर सके हम उसको अपॉइंट करते हैं, यही प्रभावी भर्ती कहलाती है। अगला प्रश्न है, समन्वय के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? आरंभिक अवस्था में प्रारंभ करने का सिद्धांत, निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, या परस्परता का सिद्धांत। ये किसने दिया? मैरी पार्कर फॉलेट, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, या विलियम ओची। अब देखिए जो हमारे हेनरी फ्योल साहब थे, फादर ऑफ मैनेजमेंट है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, उन्होंने कभी भी ऐसे कोऑर्डिनेशन के जो है प्रिंसिपल नहीं दिए। F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, और विलियम आउची नहीं दिए इस प्रकार से कोई कोऑर्डिनेशन। तो इसका उत्तर है मैरी पार्कर फॉलेट, इन्होंने कोऑर्डिनेशन के 11 सिद्धांत दिए, उनमें से ये 4 सिद्धांत हैं जो यहाँ पर वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, विभागीय अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों और सह कामगारों के मध्य समन्वय को क्या कहते हैं? यानी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंटल हेड्स, सुपरवाइजर्स एंड को वर्कर्स इज नोन एज, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय समन्वय, लंबवत समन्वय, प्रबंध समन्वय, या स्टाफ समन्वय। अब देखिए जब एक ही सेम लेवल पे जब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, और जब अलग अलग लेवल के होते हैं तो उसे कहते हैं वर्टिकल। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन किसके बीच है? डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में, सुपरवाइजर के बीच में, कोवर्कर्स के बीच में, तो जब एक ही लेवल पे होता है तो उसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय समन्वय यानी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। अगला प्रश्न है, विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति होता है और यह एक प्रमुख क्रिया भी है संवर्धन मिश्र की, संवर्धन नियंत्रण की, संवर्धन ग्रुप की, या संवर्धन मध्यम की। अब देखिए जो एडवर्टाइज है ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन किसमें होता है? प्रमोशन मिक्स की। अब देखिए हमें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, सब कुछ काम हो चुका है, हमने प्रोडक्ट का विचार बनाया, प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, उसकी पैकिंग हो गई, वो तैयार हो गया है, सेल्समैन को भी भेज दिया, लेकिन कैसे करेंगे उस काम को? सबसे पहले हमें एडवर्टाइज भी करना है उसके लिए, तो ये प्रमोशन मिक्स में आता है। ठीक है, वैसे हमारे मार्केटिंग मिक्स 4 होते हैं, PPPP, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये प्रमोशन मिक्स का पार्ट है एडवर्टाइजिंग, ताकि कस्टमर इसको जान सके प्रोडक्ट को। अगला प्रश्न है, अनुचित व्यापारिक परंपराओं जैसे अप्रमाणिक उत्पाद, मिलावट और कपटपूर्ण कीमत निर्धारण आदि को दूर करने का निम्न में से एक प्रयास कौन सा है? संरक्षणवाद, उपभोक्तावाद, उपभोक्ताओं का समूह, या उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन। तो इसका सही उत्तर है उपभोक्तावाद। अगला प्रश्न है, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, ये किसने कहा था? फिलिप कोटलर, निकोलस कैंडी पिस्टोल द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कि द कस्टमर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट विजिटर ऑन अवर प्रीमाइसिस। महात्मा गांधी। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप से किसने की? भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भारतवर्ष के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, या अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर जॉन एफ कैनेडी जी ने, या भारत के श्री राहुल बजाज ने। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या विस्तृत रूप से 1962 में इन्होंने की। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन, अनुशासन वह होता है जिसे नेतागण बनाते हैं, यह F.W. टेलर द्वारा कहा गया। अनुशासन प्रतिक्रियाओं में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के स्थापन होते हैं। या चौथा, निपुणता वाला पर्यवेक्षण अनुशासनहीनता का कारण होता है। इसमें सही उत्तर है कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के स्थापन होते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट होते हैं। बिल्कुल सही है कि टू सम एक्सटेंट डिसिप्लिन एम्प्लॉयज एंड सेल्फ डिसिप्लिन वर्कर्स आर द सब्स्टिट्यूट फॉर मोटिवेशन। कर लेते हैं उनसे, जो अच्छे होते हैं उनसे मोटिवेट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल गर्म स्टोव छूने और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने के बीच अनुरूपता सुझाई थी। किसने? डगलस मैक्ग्रेगर ने, शेरवुड ने, हेनरी फ्योल ने, या इट जोनी ने। तो इसका सही उत्तर है पहला, डगलस मैक्ग्रेगर। अगला प्रश्न,
आलसी उद्यमी वे होते हैं जो टिके रहते हैं सरकार के नवाचार तथा विचारों पर, दूसरों की जीत पर, वातावरण के घटकों पर या दूसरों के परिश्रम पर। तो आलसी उद्यमी वही होते हैं जो दूसरों के परिश्रम पर टिके रहते हैं। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका लेबर ऑफ अदर्स। अगला प्रश्न है, कथन है उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज बोते हैं। नंबर 2, उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते। अब इसमें कहा गया कि ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही नहीं है, केवल एक सही है, केवल बी सही है। अब देखते हैं पहला कथन, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज बोते हैं। बिल्कुल सही है कि जो हमारा औद्योगिक विकास है वो उद्यमी ही करते हैं। दूसरा है उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते, ये गलत है। तो इसमें सिर्फ पहला सही है, तो हमारा हो जाएगा तीसरा, केवल एक सही है, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज बोते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना है। प्रबंध का नियोजन कार्य, प्रबंध द्वारा पूंजी बजटीकरण, प्रबंध का वित्त कार्य या प्रबंध का निवेश कार्य। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ही है। जब हम द टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस करते हैं तो जो हमारा प्रबंध का निवेश कार्य है, इन्वेस्टिंग तो हमारा फिक्स एसेट्स के खरीदने से होता है, एक्विजिशन से। जो हमारा पूंजी बजटीकरण है और जो प्रबंध का नियोजन कार्य प्लानिंग से। लेकिन जो मेन चीज़ है ये इसका उत्तर हो जाएगा प्रबंध का वित्त कार्य, द फाइनेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है 40, कीथ डेविस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संचार में अवरोध नहीं है। कीथ डेविस के अनुसार भौतिक अवरोध, प्रौद्योगिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध या भाषाई अवरोध। तो इसका सही उत्तर है प्रौद्योगिक अवरोध यानी कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, कौन सा कर्मचारी अनुशासन का एक उद्देश्य है। लक्ष्य उपलब्धि, कर्मचारी व्यवहार करना, औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना या सभी। तो सारी चीज़ें इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय डिसिप्लिन में गोल अकम्प्लिशमेंट भी है, चेंजिंग एम्प्लॉय ऑफ बिहेवियर भी है, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है। तो सारे उत्तर इसके सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील अथवा सुधारात्मक अनुशासन के तहत एक कर्मचारी को अनुशासित करने में प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई का सामान्य अनुक्रम होगा, यानी कि क्या उसकी सीक्वेंस होगी। मौखिक चेतावनी, लिखित चेतावनी, निलंबन और छुट्टी। मौखिक चेतावनी, निलंबन, गहराई से जांच या छुट्टी। लिखित चेतावनी, निलंबन, जांच, छुट्टी। मौखिक चेतावनी, निलंबन, लिखित जांच, चेतावनी, छुट्टी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप ओरल वार्निंग देंगे, ये रूल होता है। फिर उसके बाद आप रिटर्न वार्निंग देंगे, फिर उसके बाद सस्पेंशन निलंबन करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मौखिक चेतावनी, लिखित चेतावनी, फिर निलंबन करेंगे, फिर छुट्टी। अगला प्रश्न है, परक्राम्य लिखित अधिनियम लागू किया गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, 1881, 1957 या 1950। तो ये है आपका 1881। तो सही उत्तर हो जाएगा 1881। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी कौन कौन सी है। पहला, जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन या सभी। तो सभी हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम भी है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, सभी हैं। अगला प्रश्न, एक बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। 10, 30, 20 या 40। तो एक बैंकिंग में सबसे ज्यादा होते हैं 10। अगला प्रश्न है, कौन सा नैतिक दर्शन लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अच्छा करना चाहता है। परिणामवाद, उपयोगितावाद, अहमवाद या नैतिक रीतिवाद। तो इसका सही उत्तर है उपयोगितावाद। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा निम्न कारणवश तर्कसंगत है। पेशेवर प्रबंधन, नवीन सामाजिक चेतना, कानूनी विधानों या स्वयं के अस्तित्व के संरक्षण के लिए। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्त साझेदार पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है यदि अदत्त राशि उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी जाती है, यदि वो सार्वजनिक सूचना नहीं देता, यदि वो और कहीं उसी प्रकार का कारोबार शुरू करता है, या जब तक वो जीवित है सभी परिस्थितियों में जिम्मेदार बना रहता है। तो इसका यह है यदि वो सार्वजनिक सूचना नहीं देता है, इफ इट डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन विनिमय पत्र से संबंध है, रिलेटेड है। लेखक ऋणी होता है, बिल के आदेशक का दायित्व गौण एवं सशर्त होता है, भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश। तो उत्तर कौन सा सही है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या केवल 1। तो इसका सही उत्तर है लेखक, देखो ऋणी तो नहीं होता, वो तो ड्रॉई होता है। ठीक है। बिल के आदेशक का दायित्व गौण एवं सशर्त होता है, ये सही है। और भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश सही उत्तर है। तो सिर्फ पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है।
अगला प्रश्न है, एक पेशेवर धन प्रबंधक है जो समता पूंजी के एक पूल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश करता है। उद्यम पूंजीपति है, उद्यमी, व्यापारी या क्रेता। तो इसका सही उत्तर है उद्यम पूंजीपति यानी वेंचर कैपिटलिस्ट। अगला प्रश्न है, अंकेक्षण किस में व्यवहार करता है? निरीक्षण में, सत्यापन में, लेखों की जांच करने में या सभी? तो अंकेक्षण सभी में करता है। निरीक्षण भी करेगा, वो सत्यापन भी करेगा, लेखों की जांच भी करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? सनदी लेखापाल, संस्थान का लेखाकार, लेखाकार का जानकार कोई भी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चार्टेड अकाउंटेंट यानी संधि लेखापाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, संधि लेखापाल। अगला प्रश्न है, अंकेक्षक का कार्यक्षेत्र तय होता है वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा, निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा, वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, वैधानिक अंकेक्षण में कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षण में नियोजक द्वारा, दोनों। अगला प्रश्न है, अंकेक्षक की राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र चित्रित करते हैं सत्य एवं सही चित्रण, सत्य एवं उचित चित्रण, उचित एवं सही चित्रण या सत्य एवं सटीक चित्रण। तो इसका सही उत्तर है ट्रू एंड फेयर व्यू, सत्य एवं उचित चित्रण। अगला प्रश्न है, एक प्रलेखीय साक्ष्य जिसके द्वारा पुस्तक के प्रविष्टियों की सत्यता की प्रमाणिकता सिद्ध की जा सके कहते हैं एक रसीद, एक बीजक, एक प्रमाणक या इनमें से कोई नहीं। तो उसका है एक प्रमाणक यानी वाउचर। अगला प्रश्न है, आंतरिक अंकेक्षण की सुस्पष्ट परिभाषा कौन सी है? किसी व्यावसायिक संक्रियाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन जो संस्था के आंतरिक अंकेक्षण स्टाफ द्वारा किया जाता है, किसी संस्था के वित्तीय विवरण पत्रों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण जो उस संस्था के आंतरिक अंकेक्षण स्टाफ द्वारा आयोजित किया जाता है, या किसी संस्था के वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण जो केवल बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है, या किसी संस्था की व्यावसायिक संक्रियाओं का मूल्यांकन एवं विश्लेषण जो केवल बाहरी अंकेक्षक स्टाफ द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, किसी व्यावसायिक संक्रियाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन जो उस संस्था के आंतरिक अंकेक्षण स्टाफ द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, इस चीज का ध्यान है कि हम सत्य कर देते हैं कभी असत्य। वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के विषय में अंकेक्षक अपनी राय स्वामी को विश्वास दिलाते हैं। नंबर 2, अंकेक्षित वित्तीय विवरण पत्रों पर बैंक अधिक विश्वास करते हैं। तीसरा, व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षण पर विश्वास नहीं करते, या वित्तीय अंकेक्षण की आवश्यकता उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि कंपनी का नियंत्रण कंपनी के प्रबंधन के हाथों में निहित होता है। तो इसका सही उत्तर है व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षण पर विश्वास नहीं करते। अगला प्रश्न है, वैधानिक अंकेक्षण द्वारा यदि आंतरिक अंकेक्षकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वैधानिक अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक, प्रबंध या अंशधारी? तो इसका सही उत्तर है वैधानिक अंकेक्षक। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य निहित है। धारा 138, 139, 141, 143। तो इसका उत्तर है 143। और अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की 2013 की किस धारा के तहत एक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनः नियुक्ति नियंत्रक एवं लेखाकार द्वारा की जाएगी? 138, 139, 140, 141। तो इसका सही उत्तर है 139 द्वारा CAG द्वारा एक कंपनी अधिनियम धारा 13 के तहत एक अंकेक्षक की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति की जाएगी। तो आज के लिए इतने प्रश्न बहुत हैं, बाकी इससे आगे जो सीरीज के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लाएंगे। हमें उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए, आप सफल हों और लाभान्वित हों। और वीडियो अच्छी लगे पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स।